तो अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे जिसको हम लोग एक बार कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग इस बार क्या करेंगे कि अपना रिडंडेंट चेंज कर लेंगे। जैसे कि अभी हम लोग लास्ट टाइम क्या किए थे कि हम लोग ये माने थे कि ये पॉइंट बी पे और सी पे जो वाई डायरेक्शन फोर्स यानी कि बी वाई और सी वाई वो लोग रिडंडेंट है, ठीक। तो उसके बाद फिर हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाए थे और उसको सॉल्व किए थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग मानेंगे क्या कि जो पॉइंट बी और पॉइंट सी पर जो मोमेंट लग रहा है वो रिडंडेंट है। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। जैसे कि ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है कि अगर रोलर सपोर्ट है तो मोमेंट नहीं आता है, तो फिर मोमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है। तो मोमेंट रिएक्शन का मतलब कुछ ऐसा समझो, जैसे कि मान लो कि ये पॉइंट बी था, ठीक है, और ये हम लोग का क्या था, एक स्ट्रेट रॉड था, ठीक, और ये ए पॉइंट पे था सेम स्ट्रेट रॉड। तो अभी इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंस क्या है कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पे रोड लगाता हूँ, ठीक, तो ये क्या होगा, ए पॉइंट पे ऐसा डिफ्लेक्शन होगा, ये रॉड ऐसा बेंट हो जाएगा। लेकिन बी पॉइंट पे क्या होगा कि ये रॉड ऐसा बेंट हो गया तो ऐसा ऊपर चला जाएगा ना। मतलब यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं है ना इस पॉइंट पे। ऐसा तो नहीं है ना कि इस पॉइंट पे ये रॉड ऐसे या ऐसे बेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसा रॉड है तो इस पॉइंट पे तो बेंडिंग अलाउ नहीं करता है ना। तो ये रॉड को अगर मैं यहाँ से ऐसा बेंड करने का कोशिश करूँगा, ऐसा मूव करने का किसी इस पॉइंट पे, तो ये क्या करेगा, मेरा इस मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा। मतलब ये रॉड कहीं अपना भी इंटीरियर के बीच में किसी भी पॉइंट पे मोमेंट रेजिस्टेंस देता है, साइड में नहीं देगा। एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे अगर इसको मूव कराना चाहूँगा तो ऐसे बेंड कर जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मिड स्पैन में कहीं भी इसको मैं अगर बेंड कराने की कोशिश करूँ तो ये इस पॉइंट पे मोमेंट का रेजिस्टेंस देगा, ठीक। तो मैं मान लिया क्या कि ये मोमेंट रेजिस्टेंस पहले नहीं था, ठीक। तो इसका मतलब क्या था कि अगर मोमेंट रेजिस्टेंस नहीं था मतलब यहाँ पे रॉड ही नहीं था, रॉड का एंड पॉइंट था ये। मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे मानूंगा कि ये जो मेरा ए बी सी डी इतना बीम है, ये चार पार्ट, तीन पार्ट्स में था। एक ये पार्ट था, फिर एक ये पार्ट था, एक ये पार्ट था। ये तीन अलग अलग रॉड हो गया मेरा, ठीक। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो लोड लग रहा है इसको ऐसे ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये सब अलग अलग पॉइंट हो गया। अब अलग अलग पॉइंट को ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है कि इसको ऐसा कहते हैं। मान लिया कि ये रॉड जो था हम लोग का, ये पहला ऐसे था, बी पॉइंट पे ये सिर्फ इतना सा ही पोर्शन लिया, ठीक। और फिर यहाँ से हम लोग दूसरा रॉड लगाया जो कि ऐसा शेप का है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ए बी सी। तो अभी क्या है कि यहाँ पे तो दो अलग अलग रॉड है। तो अभी अगर हम लोग इसको बेंड करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा बेंड हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा रॉड रहता और फिर इसको हम लोग बेंड करते तो ये पॉइंट पे, बी पॉइंट पे होने की वजह से क्या होता है कि ऐसा तो बेंड होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर इसको मैं ऐसा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया ना, तो इसका डिफ्लेक्शन ऐसा आता, फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता, ठीक। और फिर यहाँ पे लोडिंग लग रहा है जिसकी वजह से इसका डिफ्लेक्शन कैसा हो जाता, ऐसा हो जाता। मतलब यहाँ पे क्या होता, स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा रॉड स्ट्रेट होता है, ये बेंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट रॉड देख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ का मोमेंट को रेजिस्टेंस मान लिया, मतलब क्या हो गया कि इसको काट के हटा दिया, दो अलग अलग हम लोग का बार हो गया, बीम का पोर्शन हो गया। तो ये क्या होगा, एक ऐसा बेंट होगा, ये ऐसा बेंट होगा, ठीक। तो इसको, इस पॉइंट को जो कहते हैं हम लोग इंटरनल हिंज कहते हैं। मतलब कि ये दो अलग अलग हम लोग के पास बार्स है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया बाय यूजिंग इंटरनल हिंज। इसका मतलब है कि अगर मैं एम बी और एम सी को रिडंडेंट लूँगा तो ये बीम मेरा एक्चुअली कैसा दिखेगा, ये बीम मेरा एक्चुअली ऐसा दिखने लगेगा। ये हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक। और फिर अब ये मैं यहाँ पे सपोर्ट दे दूंगा इसको, ठीक है। अब सपोर्ट को रिडंडेंट नहीं माना ना, तो मैं सपोर्ट को नहीं हटाऊंगा, मैं यहाँ पे दो डॉट्स लगा दूंगा। इससे क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे इंटरनल हिंज लगा हुआ है। मतलब अब ये जो दोनों रॉड्स हैं सेपरेट हो चुके हैं। मतलब आप इसको अलग बीम कंसीडर कीजिए, इसको आप अलग बीम कंसीडर कीजिए, इसको आप अलग बीम कंसीडर कर सकते हैं। आप इसको तीन अलग अलग बीम कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जिसको आप रिडंडेंट माने उसको हटा दो, तो उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर आता है वो हम लोग का क्या हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इस बीम को फिर हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे ऐसा। ये पॉइंट बी पे हम लोग एक इंटरनल हिंज लगा दिया, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज लगा दिए। इंटरनल हिंज का क्या मतलब होता है समझ में आ गया। अब देखो ये हो गया दोनों सपोर्ट्स, ठीक। तो अब क्या होगा
कि ये जो लोडिंग लग रहा है, लोडिंग भी लगेगा इस पर, ठीक है। तो इस लोडिंग की वजह से इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कैसा आएगा, इसमें डिफ्लेक्शन ऐसा आएगा, इस पॉइंट इस बी में डिफ्लेक्शन ऐसा आएगा, और इस बी में जो डिफ्लेक्शन है वो ऐसा आएगा, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है कि इसी डिफ्लेक्शन को ख़त्म करना है, ठीक है। जैसे अगर ये मोमेंट नहीं है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ गया और यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ गया। मान लो कि ये पॉइंट बी है, ठीक। तो बी में ये वाला जो डिफ्लेक्शन आया है ये मान लिया कि बी एल डिफ्लेक्शन है, ठीक है। और ये जो डिफ्लेक्शन है कितना है, बी आर। बी पे डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में, बी पे डिफ्लेक्शन राइट साइड में। वैसे यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है इसको मैं सी एल मान लूँगा, इसको मैं सी आर मान लूँगा, ठीक है। या फिर अगर ये एंगुलर डिफ्लेक्शन है तो मैं इसको थीटा एल मान लेता हूँ ना, थीटा एल, ये हो जाएगा थीटा आर, और सी पॉइंट पे तो थीटा सी एल, थीटा सी आर, सॉरी इसको मान लूँगा क्या कि मेरा हो जाएगा थीटा बी एल, ये हो जाएगा मेरा थीटा बी आर, ये हो जाएगा मेरा थीटा सी एल, और ये हो जाएगा मेरा क्या, थीटा सी आर, ठीक है। तो ये हो गया क्या हम लोग का डिफ्लेक्शंस। तो ये सब डिफ्लेक्शन हो गया। तो अभी जो हम लोग जो सपोर्ट लगेगा ना, मान लो कि जो मोमेंट एट बी और जो मोमेंट एट सी जो रिडंडेंट है वो क्या करेगा, तो वो ये करेगा कि ये जो डिफ्लेक्शन आया है ना यहाँ पे डेल्टा बी एल, डेल्टा बी आर, डेल्टा सी एल, डेल्टा सी आर, सॉरी थीटा बी एल, थीटा सी आर, तो इन सबको क्या करेगा, ज़ीरो कर देगा, ठीक है। इन सबको वापस लेके जाएगा। तो वो कितना चाहिए, ठीक है, तो वो मोमेंट कितना हो जिसकी वजह से क्या हो कि ये सारे डिफ्लेक्शंस ज़ीरो हो जाए, ठीक। तो पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि यहाँ वाला जो यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है टोटल, फिर यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है टोटल, ठीक। तो मान लो कि इस पॉइंट पे कुछ मोमेंट लगेगा, अच्छा तो यहाँ पे टोटल कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है कि इधर में कितना हो रहा है, थीटा बी एल हो रहा है। अगर इसको यहाँ समझना चाहो, जैसे कि ये मान लो पॉइंट बी है, ठीक है। तो पॉइंट बी के ऊपर एक इधर डिफ्लेक्शन है, एक इधर डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, थीटा बी एल, और इधर कितना हो रहा है, थीटा बी आर। तो नेट डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, उसको इधर ये वाला अब प्लस ये वाला, यहाँ पे जो मोमेंट लगेगा उसको इन दोनों को ज़ीरो करना है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि बी पे जो नेट डिफ्लेक्शन है वो इतना प्लस इतना है ना। या फिर अगर मैं इस लाइन को इंटरसेक्ट इस इधर एक्सटेंड करूँ तो ये वाला जो थीटा बी एल है ये भी तो एंगल थीटा बी एल ही है, ठीक। इसका मतलब कि ये दो एंगल है, ये क्या है, रिलेटिव एंगल है एट थीटा बी। तो ये वाला जो इतना एंगल है, इतना एंगल मोमेंट को लगाना पड़ेगा, इतना डिफ्लेक्शन मोमेंट को देना पड़ेगा टोटल, ताकि यहाँ पे बी में जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो हो सके। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो थीटा बी रिलेटिव बोल लेते हैं इसको, क्योंकि रिलेटिव डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा थीटा बी एल प्लस थीटा बी आर, और इतना ही डिफ्लेक्शन तुम्हारे मोमेंट फोर्स को लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे बी पे जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो हो जाए। वैसे ही जो सी पे होगा, सी पे थीटा सी रिलेटिव इक्वल्स टू थीटा सी एल प्लस थीटा सी आर। अभी ये दोनों डिफ्लेक्शन हम लोग को ज़ीरो कराना है, ठीक। तो यहाँ पे जो नेट डिफ्लेक्शन है उसको हम लोग क्या बोल लेते हैं कि तुम्हारा थीटा बी रिलेटिव हो गया, यहाँ पे जो नेट डिफ्लेक्शन हो गया, और यहाँ पे जो नेट डिफ्लेक्शन हो गया कितना हो गया, थीटा सी रिलेटिव, और वैल्यू कितना होगा जो यहाँ से ये वाला एंगल है टोटल, थीटा सी रिलेटिव थीटा बी रिलेटिव ना, ठीक। तो अभी इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना जो ये हो गया हम लोग का एक्चुअल स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम लोग जो अपना वर्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसको लगाते हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि जैसे मान लो कि हम लोग को अब वर्चुअल सिस्टम बनाना है। पहले ये हो गया एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम लोग को क्या बनाना है, वर्चुअल सिस्टम। एक मैं वर्चुअल सिस्टम बनाऊंगा कि बी का हमको मोमेंट निकालना है, तो मान लेता हूँ कि बी पॉइंट पे एक 1 किलो न्यूटन का मोमेंट इधर लग रहा है, ठीक है, और 1 किलो न्यूटन का मोमेंट इधर लग रहा है। ये क्या हो गया, 1 किलो न्यूटन, और ये कितना हो गया, 1 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक। तो अभी इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शंस आएंगे हमको वो देखना है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक सेम बीम बनाऊँगा, ठीक है, और इस बार मैं क्या करूँगा कि सी पॉइंट पे मोमेंट लूँगा,
ठीक है। तो मैं क्या मानूंगा कि सी पॉइंट पे एक 1 किलो न्यूटन का मीटर का मोमेंट इधर लग रहा है और सेम 1 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अगर 1 किलो न्यूटन मोमेंट लग रहा है इधर और सब में एक इंटरनल हिंज है अभी भी, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला बीम ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला बीम में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इस केस में क्या था कि ये वाला बीम में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है क्योंकि मोमेंट सिर्फ इस पे और इस पे लग रहा था। वैसे ये वाला जो लोड लगेगा तो क्या होगा, इस वाले बीम पे डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक। तो अब हमको 1 2 3 4 डिफ्लेक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं, 1 2 3 4 डिफ्लेक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं। तो अभी हमको क्या करना है, इन चारों डिफ्लेक्शंस का नाम लिखना है। ठीक है। तो देखो मैं पहले इसका नाम लिखता हूँ, ठीक है, इसका। तो देखो ये क्या है हम लोग का, डिफ्लेक्शन एट ए है, ठीक है। तो हो गया डिफ्लेक्शन एट ए ड्यू टू लोड एट बी, डिफ्लेक्शन एट ए ड्यू टू लोड एट बी। ठीक, दिस इज एफ ए बी। अभी इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, ये डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू लोड एट बी, ये हो गया डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू लोड एट बी। और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू लोड एट बी। दोनों में डिफरेंस क्या है, नेमिंग ही करना है ना हमको। तो देखो ये वाला लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन है और ये वाला राइट साइड में डिफ्लेक्शन है। तो इसको मान लो एफ बी बी एल और इसको मान लो एफ बी बी आर। ठीक। और यहाँ पे ये क्या है, डिफ्लेक्शन एट सी है, किसकी वजह से, ड्यू टू लोड एट बी। ठीक। यहाँ पे चारों का नाम हो गया। अब ऐसे इनका नेमिंग ये है क्या, पहले पॉइंट्स का नाम तुम्हारा ए बी सी डी हो गया। ठीक। ये है हम लोग का डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू लोड एट सी, ये है हम लोग का डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू लोड एट सी इन लेफ्ट डायरेक्शन, दिस इज डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू लोड एट सी इन राइट डायरेक्शन। और ये हो जाएगा हम लोग को क्या, डिफ्लेक्शन एट डी ड्यू टू लोड एट सी। ठीक। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है हम लोग का वो होता है क्या, कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन लिखना। ठीक। तो उसके लिए भी देखो हम लोग को मेन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे तो ए बी डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन बी पॉइंट पे नेट डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, इसमें इधर में एफ बी बी एल हो रहा है, इधर में एफ बी बी आर हो रहा है, लेकिन बी पे नेट डिफ्लेक्शन हम लोग को लिखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे कि इन दोनों का रिलेटिव डिफ्लेक्शन कितना है। तो यहाँ पे फिर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एफ बी बी रिलेटिव। ठीक। एफ बी बी रिलेटिव का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ बी बी एल प्लस एफ बी बी आर। वैसे यहाँ पे एफ सी सी रिलेटिव कितना हो जाएगा, एफ सी सी रिलेटिव एफ सी सी एल प्लस एफ सी सी आर। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को नेट डिफ्लेक्शन पता चल गया, एफ सी सी रिलेटिव है, यहाँ पे हम लोग को नेट डिफ्लेक्शन कितना है, एफ बी बी रिलेटिव है। अब देखो अब जो हम लोग का कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन आता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हम लोग का, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक। तो देखो पहले इसमें थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि इस बार हम लोग क्या किए हुए हैं कि जैसे देखो हम लोग क्या पहले जो हम लोग अज्यूम करते थे कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऐसा आता था, तो हम लोग यहाँ पे जो रिएक्शन लगाते थे अपोजिट डायरेक्शन में लगाते थे। ठीक। तो जिसमें क्या होता था कि ये तुम्हारा अपवर्ड मूवमेंट होता था, तो हम लोग बोलते थे कि ये इक्वल्स टू क्या होगा, इतना प्लस इतना होगा। हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग का जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है वो क्या होता था हम लोग का कि एक्चुअल बी में जो डिफ्लेक्शन होता था वो इक्वल्स टू कितना होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन प्लस दिस रिडंडेंट इंटू इसमें जो डिफ्लेक्शन है प्लस दिस रिडंडेंट इंटू इसमें जो डिफ्लेक्शन है। ठीक। तो अगर अच्छा से इसको याद करना है तो एकदम एक ट्रिक है। ठीक है। वो क्या है, तुम ऐसा लिख लो कि ए, ठीक है, मान लो तुम्हारा अगर दो रिडंडेंट है ना, तो जो तुम्हारा ए फॉर हो गया एक्चुअल स्ट्रक्चर, मैं एक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ मैं कि मान लो कि मैं इसको जो तुम्हारा पहला स्ट्रक्चर है ना इसको रिप्रेजेंट करूँगा ए से। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक। ये क्या है तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा किससे, पी से। ये तो क्या है तुम्हारा फर्स्ट वर्चुअल स्ट्रक्चर है ना, तो इसको मान लो V1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ में जो हम लोग का रिडंडेंट है वो क्या है, MB है, मान लिया कि R1 है। ठीक है।
और ऐसे यहाँ पे जो सेकेंड वर्चुअल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मान लो कि रिडंडेंट कितना है, R2 है। ठीक, तो एक एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, वो क्या है तुम्हारा A इक्वल्स टू P प्लस A इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, इसी का तो समेशन होता है ना, तो P प्लस फर्स्ट वर्चुअल इंटू उसका रिडंडेंट प्लस सेकेंड वर्चुअल इंटू उसका रिडंडेंट, अगर थर्ड हुआ तो वो भी हो जाएगा। ठीक, सिर्फ इतना सा याद करो, A इक्वल्स टू P प्लस V1R1 प्लस V2R2, और फिर तुम्हारा कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। कैसे, देखो अभी पहला कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन तुम पहला इससे देखो। ठीक है, तो देखो तुम अगर B पॉइंट पे उठाओ तो क्या लिखा है, एक्चुअल स्ट्रक्चर में B पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा। अगर इसको तुम समझना चाहो तो मान लो कि मैं B पे डिफ्लेक्शन का बात करता हूँ, तो एक्चुअल बीम में क्या होगा तुम्हारा, इसको ऐसे अगर देख लो तो देखो एक्चुअल बीम में B पे डिफ्लेक्शन कैसा होगा तुम्हारा, प्राइमरी एक्चुअल इक्वल्स टू यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा प्लस यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा V1 इंटू यहाँ का R1 कर दूंगा, प्लस यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा V2 इंटू R2 कर दूंगा। समझ आएगा, वर्चुअल में डिफ्लेक्शन, ये वर्चुअल 2 में डिफ्लेक्शन ये हो गया, वर्चुअल 1 में डिफ्लेक्शन ये हो गया, प्राइमरी में डिफ्लेक्शन ये हो गया, एक्चुअल में डिफ्लेक्शन ये हो गया। ठीक, तो अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग एक्चुअल में हम लोग को नेट डिफ्लेक्शन 0 करना है B पॉइंट पे, तो मैं क्या लिखूंगा, A का वैल्यू 0 होगा B के लिए इक्वल्स टू, अभी देखो मैं B का डिफ्लेक्शन लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, तो बताओ यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन है, थीटा बी रिलेटिव है, तो मैं क्या लिखूँगा, इक्वल्स टू थीटा बी रिलेटिव हो गया, प्लस V1 बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है डिफ्लेक्शन, V1 रिप्रेजेंट्स डिफ्लेक्शंस या जो भी है तुम्हारा वैल्यू तुमको चाहिए, तो एफ बी बी रिलेटिव आ रहा है ना B पे, तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा प्लस एफ बी बी रिलेटिव इंटू यहाँ पे मोमेंट कितना है, यहाँ पे मोमेंट यहाँ पे सॉरी रिडंडेंट हम लोग का एम बी है, तो इंटू क्या कर लूँगा, एम बी कर लूँगा, प्लस अब सेकेंड वर्चुअल पे आओ, यहाँ पे एफ बी सी है ना हम लोग का, जो V2 का वैल्यू है, तो V2 कितना हो गया एफ बी सी इंटू यहाँ पे जो रिडंडेंट है कितना है, एम सी है, मोमेंट एट सी, तो एम सी हो गया। ठीक, पहला हम कॉम्पेटिबिलिटी क्वेश्चन हो गया। दूसरा हम लोग को सी के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो सी के हिसाब से देखो तो क्या लिखेंगे, 0 इक्वल्स टू यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है थीटा सी रिलेटिव प्लस ये वाला वैल्यू इंटू यहाँ का रिडंडेंट यानी कि एम बी प्लस ये वाला वैल्यू इंटू यहाँ का रिडंडेंट यानी कि एम सी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, 0 इक्वल्स टू थीटा सी रिलेटिव प्राइमरी स्ट्रक्चर एट सी प्लस यहाँ पे कितना है हम लोग का, देखो एफ सी बी है, तो एफ सी बी लिख लिया इंटू क्या कर लूँगा मैं, यहाँ का हम लोग का R1 कितना है, यहाँ पे R1 एम बी है ना, अगर चाहो तो यहाँ पे सिंपल से तुम मल्टीप्लाई भी कर लो, ये तुम्हारा एम बी हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे एम बी हो जाएगा रिडंडेंट। ठीक, और फिर ये वाला रिडंडेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा एम सी हो जाएगा, बस तुमको V2 और V1 का वैल्यू पुट करना है। ठीक, इंटू ये हो गया एम बी प्लस यहाँ पे कितना है एफ सी सी रिलेटिव है, तो एफ सी सी रिलेटिव इंटू एम सी हो गया, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन फॉर्म हो गया। ये अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, सिर्फ ये और ये, इन सबको फाइंड कर लेंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अभी हम लोग को मेन क्या फाइंड करना है कि हम लोग को थीटा बी रिलेटिव थीटा सी रिलेटिव ये सब फाइंड करना है ना, तो हम लोग उन सब चीज़ों को फाइंड करते हैं। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ कि हम लोग को जो जो फाइंड करना है क्या हो जाएगा, थीटा बी रिलेटिव फाइंड करना है, फिर हम लोग को यहाँ पे एफ बी बी रिलेटिव फाइंड करना है। ठीक, तो एफ बी बी रिलेटिव हो गया, और क्या फाइंड करना है हम लोग को, एफ पी सी फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, थीटा सी रिलेटिव फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, एफ सी बी, तो एफ सी बी तो एफ बी सी के इक्वल होता है, तो उसको हम लोग नहीं फाइंड करेंगे, और क्या फाइंड कर लेंगे, एफ सी सी रिलेटिव। ठीक है, एफ सी सी। ठीक, अब हम लोग को ये तीन चीज़ फाइंड करना है। ठीक, तो अभी हम लोग पहले क्या फाइंड करने जा रहे हैं, थीटा बी रिलेटिव। तो आ जाओ, सबसे पहले कहाँ पे हो गया, ये हो गया। अभी देखो, तो जो थीटा बी रिलेटिव है उसके हम लोग क्या थीटा बी आर प्लस थीटा बी आर करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं क्या लिखूँगा, थीटा बी रिलेटिव इक्वल्स टू थीटा बी एल प्लस थीटा बी आर इक्वल्स टू, अब थीटा बी एल कितना है देखो,
तो थीटा बी एल के लिए क्या है तुम्हारे पास कि यहाँ पे एक यूडीएल लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक यूडीएल लग रहा है 50 किलोमीटर पर मीटर का, डिस्टेंस है 4 मीटर। तो हम लोग को यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन चाहिए वो निकालना है। तो देखो एक यूडीएल लग रहा है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ये जो थीटा 1 थीटा 2 दोनों ही कितना होता है तुम्हारा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 24 ई आई, तो सॉरी डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 24 ई आई। तो अगर हम लोग इसका यूज़ करें तो हम लोग को मिल जाएगा, और ये भी उतना ही होगा, जो तुम्हारा थीटा बी आर है वो भी उतना ही होगा, 50 इंटू 4 क्यू अपॉन 24 ई आई। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, 50 इंटू डब्ल्यू इंटू 4 क्यूब ना, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई अपॉन 24 ई आई, और ये भी इतना ही, तो क्या करूँगा 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अभी आंसर कितना आ गया हम लोग का 800 अपॉन 3 ई आई, ठीक है। अभी हम लोग को क्या निकालना है एफ बी बी रिलेटिव, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा हम लोग का एफ बी बी एल प्लस एफ बी बी आर, ठीक। तो अब देखो एफ बी बी एल और एफ बी बी आर कितना कितना है, तो एफ बी बी है, ये हो गया एफ बी बी एल और ये हो गया कितना एफ बी बी आर, ठीक। तो देखो ये क्या है डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू लोड एट बी, मतलब इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को डिफ्लेक्शन चाहिए ना। तो देखो अगर एक पॉइंट लोड लगता है, ठीक है, और जो लोड लग रहा है इसका पास वाला ही हम लोग को चाहिए ना। तो देखो ये अगर पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट सॉरी मोमेंट लग रहा है, तो हम लोग को थीटा 2 निकालना है। थीटा 2 का वैल्यू कितना है एम एल अपॉन 3 ई आई, ठीक। तो हम लोग का एम कितना है 1, तो हम लोग क्या हो जाएगा एल अपॉन 3 ई आई, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कितना, ये एल अपॉन 3 ई आई, एल की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 3 ई आई, ठीक, प्लस ये भी उतना ही होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा हम लोग का इंटू 2, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया हम लोग का, अगर यही चीज़ सेम जुड़ेगा तो 8/3 ई आई, ठीक। अब हम लोग को क्या निकालना है एफ बी सी निकालना है। तो फिर से आओ एफ बी सी कहाँ है हम लोग का, ये वाला पॉइंट है ना। तो देखो डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू लोड एट सी, तो हम लोग को इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालना है ना। तो अब देखो यहाँ पे फिर से इस मोमेंट की वजह से ये थीटा 1 निकालना है। थीटा 1 क्या हो जाएगा एम एल अपॉन 6 ई आई, एम का वैल्यू फिर से 1, एल अपॉन 6 ई आई। तो हम लोग जो एफ बी सी की वैल्यू क्या बोल सकते हैं कि 1 अपॉन सॉरी एल यानी कि 4/6 ई आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का कितना 4/6 ई आई इक्वल्स टू 2/3 ई आई, ठीक। अब हम लोग को क्या बताना है थीटा सी रिलेटिव। तो थीटा सी रिलेटिव वैसे हम लोग निकालेंगे जैसे हम लोग क्या निकाले थे थीटा बी रिलेटिव डब्ल्यू एल के ओपन 24 ई आई। तो डब्ल्यू भी उतना ही है, आर भी उतना ही है, तो हम लोग का कितना आएगा जितना थीटा बी रिलेटिव आया था उतना ही थीटा सी रिलेटिव आ जाएगा। कितना आ जाएगा हम लोग का 800 अपॉन 3 ई आई, ठीक। और बाई सिमेट्री जो हम लोग का एफ सी सी रिलेटिव है वो भी कितना आ जाएगा एफ बी बी रिलेटिव के, जो तरीका तो पता ही हम लोग का। तो ये भी कितना हो जाएगा 8/3 ई आई, ठीक। अभी ये सारा वैल्यूज अब हम लोग किसमें पुट कर देंगे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में, ठीक। तो अभी इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 ई आई 3 ई आई 3 ई आई यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ से भी 3 आई ख़त्म, और 2 से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 4, और ये हो गया 400, ये हो गया 400 1 और ये हो गया 4। तो हम लोग का हो गया क्या कि 4 एम बी प्लस एम सी इक्वल्स टू -400 एंड एम बी प्लस 4 एम सी इक्वल्स टू कितना हो गया -400। अभी हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग का जो एम बी आ जाएगा कितना आ जाएगा एम बी बराबर हो गया -80, और जो एम सी हो गया हम लोग का कितना हो गया वो भी हो गया कितना -80, ठीक। तो अब हम लोग को मोमेंट एट बी और मोमेंट एट सी मिल गया। अब देखो हम लोग को मोमेंट कैसे मिला है निगेटिव मिला है ना। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो मोमेंट मान रहे थे जो 1 किलो न्यूटन का देखो इस डायरेक्शन में, जो एक्चुअल मोमेंट जो अप्लाइड है जो लगना चाहिए वो कैसा लगना चाहिए इसका अपोजिट में लगना चाहिए, ठीक है। तो ए बी में जो मोमेंट हम लोग ऐसे मान रहे हैं वो ऐसा लगेगा, और इसमें जो ऐसा मान रहे हैं वो ऐसा लगेगा, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे अब एक्चुअल लोडिंग में फिर से आएंगे और सारा वैल्यूज़ हम लोग लिखेंगे।
या फिर ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से अपना बीम बनाएंगे दोबारा से। ठीक, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। ठीक, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। यहाँ पे हम लोग को लग रहा है क्या, यूडीएल लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लग रहा है कि ये पॉइंट तो फिक्स है अगर, ठीक है। या फिर अगर हम लोग हिंज सपोर्ट का बात करते हैं ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम लोग बना हिंज सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या लग रहा है हम लोग को, इस देखो अभी हम लोग एसी डायरेक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग एसी देखते हैं तो देखो एसी पे हम लोग कैसा माने थे, ऐसा मोमेंट माने थे ना। तो हम लोग का जो मोमेंट है एसी में कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है, 80 लग रहा है। और वैसे फिर बीसी देखो। ठीक, ठीक है, वैसे बीसी देखो, बीसी में क्या हो रहा है, हम लोग ऐसा माने हुए हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा माने हुए हैं, तो लगना क्या चाहिए इसका ठीक उल्टा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा, कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। मतलब बीसी में जो मोमेंट लग रहा है कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और ये कितना लग रहा है, ये भी 80 किलो न्यूटन मीटर लग रहा है। ठीक, और बी पॉइंट पे नेट मोमेंट 0 हो गया। वैसे ही अभी सी पे भी कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। कितना लगेगा, 80 किलो न्यूटन मीटर। और इस पे भी कितना लगेगा मोमेंट, हम लोग माने थे ऐसा। ठीक है, तो लगेगा कैसा, ऐसा मोमेंट लगेगा। ठीक, कितना लगेगा हम लोग का, ये भी 80 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी पी सी और सी डी को सेपरेट करते हैं। ठीक, तो देखो अब मान लो कि मैं ए बी का बीम बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी रिएक्शंस निकालते हैं हम लोग कैसे, वो देखो। ठीक है, ये हो गया मेरा ए बी, ये हो गया मेरा बी सी, और ये हो गया मेरा क्या, सी डी। ठीक, तो अभी ए बी पे क्या लग रहा है हम लोग का, ए बी का अगर एकदम फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो एक हो रहा है ये यूडीएल 50 किलो न्यूटन पर मीटर का, और एक फोर्स लग रहा है, एक मोमेंट लग रहा है 80 किलो न्यूटन मीटर का। अगर मैं बीसी का बनाऊँ, ठीक है, तो बीसी में क्या लगेगा कि एक इधर से 80 किलो न्यूटन लग रहा है। ठीक है, और इधर से भी 80 किलो न्यूटन लग रहा है, डायरेक्शन यही है। ठीक, और अगर इसका बात करूँ तो इधर में ऐसा लग रहा है ना, मतलब ऐसा डायरेक्शन में 80 किलो न्यूटन लग रहा है, और यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, और यूडीएल सब में लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग को रिएक्शंस कैलकुलेट करना है, तो मैं ए बी पे रिएक्शन कैलकुलेट करूँगा, बी सी पे और इस पे। ठीक है, तो अब मैं रिएक्शन बाय कैसे कैलकुलेट करूँगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक, तो मैं मानता हूँ कि यूडीएल की वजह से एक रिएक्शन आएगा। ठीक है, उसको मैं लिखने जा रहा हूँ पहले, जो यूडीएल का रिएक्शन है। ठीक, तो देखो कितना है, ये 50 है, और ये लेंथ कितना है, 4 मीटर है। तो 50 इंटू 4 200, 200 नीचे लग रहा है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया, 100 का ऊपर, ये वाला वैल्यू कितना हो गया, 100 ऊपर। ठीक है, अभी 80 की वजह से देखो, ये वाला जो 80 किलोमीटर का मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो हम लोग का जो रिएक्शन मोमेंट आएगा वो इसका उल्टा आना पड़ेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वाला रिएक्शन कैसे आएगा कि हम लोग का एक फोर्स इधर में नीचे लग रहा होगा, एक फोर्स इधर में ऊपर लग रहा होगा। अभी ये जो रिएक्शन मोमेंट है ये हम लोग को 80 को बैलेंस करेगा। अभी इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इतना इंटू 4, दिस रिएक्शन फोर्स इंटू 4 इक्वल्स टू 80। तो ये कितना हो जाएगा, 80/4, यानी कि ये हो गया 20 ऊपर और ये हो गया 20 नीचे। ठीक, अब हम लोग इसको देखते हैं, तो यहाँ क्या लग रहा है, 80 इस डायरेक्शन में लग रहा है और 80 इधर में लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो मोमेंट तो खत्म हो गया, तो मोमेंट का रिएक्शन आएगा ही नहीं इसमें। सिर्फ इस यूडीएल को बैलेंस करना है, तो ये यूडीएल सेम ही था, तो यहाँ भी 100 लगेगा। ठीक है, और यहाँ भी 100 लगेगा। और वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूडीएल की वजह से तो ऊपर में कितना लगेगा, दोनों में 100 लगेगा। ठीक है, यूडीएल की वजह से कितना लगेगा, 100 लगेगा। ठीक, अभी देखो ये 80 किलोमीटर का फोर्स क्या कर रहा है, ऐसा डायरेक्शन में मोमेंट दे रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो इसको रेजिस्ट करने के लिए जो हम लोग को सपोर्ट है उसको कैसा ऐसा डायरेक्शन मोमेंट चाहिए, ठीक है। ऐसा डायरेक्शन मोमेंट कब आएगा, जब इधर से नेगेटिव इधर से ऊपर, इधर से नीचे इधर से ऊपर, तब तो ऐसा मोमेंट आएगा, इधर से नीचे इधर से ऊपर। वैल्यू कितना हो जाएगा 80/4, यानी कि ये भी हो गया 20, ये भी हो गया 20, ठीक। अब मैं रिएक्शंस लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको हम लोग एकदम ध्यान से देखते हैं कि मैं फिर से अभी बीम अपना पूरा बना लूँगा, क्योंकि अब हमको ज़रूरत है नहीं, मतलब बाकी सब मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो मैं अब बीम को आराम से बनाता हूँ अपने, ठीक है। ये हो गया। अब मैं बी पोर्शन को बना लिया यहाँ पे नॉर्मल से, सी पोर्शन को बना लिया यहाँ पे नॉर्मल से। ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी। यहाँ पे रोलर था तो रोलर लगा दिया, यहाँ पे रोलर था तो रोलर लगा दिया। जो मेरा यूडीएल फोर्स लग रहा था, अपना यूडीएल फोर्स लगा लिया, ठीक है। ये 4 मीटर था, ये 4 मीटर था, ये 4 मीटर था। अब हमको क्या रिएक्शंस लिखना है, मैं ए पे देखो, ए पे रिएक्शन लिखना है। ये देखो 4 एक 100 ऊपर, इतना नीचे, कितना ऊपर लग रहा है 80, तो इधर कितना आ गया अपवर्ड का 80 किलो न्यूटन आ गया ए का। पॉइंट बी पे आओ, ये भी पॉइंट बी है और ये भी पॉइंट बी है, तो हमको दोनों को मर्ज करना है। अब यहाँ पे 100 ऊपर, यहाँ पे 100 ऊपर, यहाँ पे 20 ऊपर, नेट अपवर्ड फोर्स कितना हो गया 100 100 20 220, कितना हो गया 220 किलो न्यूटन। अभी यहाँ पे आ जाओ, 100 ऊपर 100 ऊपर 20 ऊपर, टोटल कितना लग रहा है 220 किलो न्यूटन अपवर्ड फोर्स। यहाँ पे देखो 100 ऊपर 20 नीचे, टोटल ऊपर कितना लग रहा है 80 किलो न्यूटन अपवर्ड फोर्स। हो गया। सेम आंसर आया था हम लोग को उधर से भी, मतलब जब हम लोग को बी वाई और सी वाई का हम लोग नेट मारे थे, हम लोग को ऐसे भी आ गया। अभी हम लोग के अंदर एक सवाल आ सकता है कि आखिर इम्पोर्टेंस क्या है हम लोग को इस मेथड का, जब हम लोग मोमेंट एट अ पॉइंट को रिडंडेंट मान लेते हैं, ठीक। तो आखिर इससे हम लोग को कुछ बेनिफिट होता होगा। तो बेनिफिट ये है कि हम लोग देखो इसमें टेबल को हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग उस मेथड का बात करें हैं, तो अगर यहाँ पे बोलता है कि ये आई है, ये 2i है, ये 3i है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर, हम लोग फिर वो ए वाई बी वाई को करते तो टेबल हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि सबके लिए जो डिफ्लेक्शन है वो अलग आ जाएगा आई की वजह से। लेकिन इसमें क्या होगा देखो, सब में आई है तो हम लोग यहाँ पे 2i, यहाँ पे 3i, 2i 3i, जितना भी आई बोलता तो हम लोग क्या बोलते हैं, बस यहाँ पे आई के वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 2, जैसा होता इक्वेशन यही रहता है, बस हम लोग का वैल्यूज़ थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता। तो आई होने की वजह से भी, सिंस ये क्या कर रहा है कि बीम को सेपरेट कर दे रहा है ना, वो मेथड में क्या हो रहा था कि बीम्स एक ही रह रही थी, तो हम लोग को आई टू आई के लिए बीम का हर पॉइंट पे अलग अलग डिफ्लेक्शन देखना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग बीम को सेपरेट कर दे रहे हैं, जितना आई पार्ट्स है उतना हिस्सा में बीम को बांट दो, अलग अलग डिफ्लेक्शन मेजर करो, एकदम ईजी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग मोमेंट एट एनी पॉइंट को रिडंडेंट मानना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। समझ आया। तो अभी इसी चीज़ को हम लोग आगे और एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पर कि हम लोग एक फॉर्मूलेट ही करेंगे कि मान लो कि अगर किसी पॉइंट पे अगर हम लोग मोमेंट को ही रिडंडेंट मान लिए तो उससे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जिसको हम लोग 3 मोमेंट इक्वेशन कहते हैं। मतलब हम लोग 3 पॉइंट पे मोमेंट निकालना देखेंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा।